got to know that there is a difference in a blood. Every organism have different blood groups, right? So जितने भी साइंटिस्ट थे सब लोग ने क्या किया, अपना अपना एक मेथड बताया ब्लड को डिफरेंशिएट करने का. बट वर्ल्ड वाइड जो ब्लड को क्लासिफिकेशन करने का टेक्निक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हुआ वो था एबीओ ब्लड ग्रुप्स. एबीओ ब्लड ग्रुप्स वेर डिस्कवर्ड. So ABO blood groups were discovered by the Carl Landster in 1900. So 1900 में ABO ब्लड ग्रुप जो कार्ल लैनिस्टर ने बताया था वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हुआ. तो ये ब्लड ग्रुप क्या बताया था उसने? ही फाउंड 2 एंटीजेंस और अग्लूटिनोजेंस. एंटीजेंस को अग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स. आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस उसको दिखे थे, ठीक है. एंड ही नेम्ड एज एंटीजन ए, एंटीजन बी. तो जितने भी लोग हैं सब लोगों में एंटीजेंस अलग अलग थे, ठीक है. तो जितने लोगों उसने क्लासिफाई कैसे किया कि 100 लोग को लिए, 100 लोगों में से जितने लोगों के पास सेम एंटीजन थे जिसके आईबीसी, उनको एक ग्रुप में डाला. जिसके पास सेम एंटीजन थे उनको एक ग्रुप में डाला. जिनके पास एंटीजन ही नहीं थे उनको एक ग्रुप में डाला. और जिनके आरबीसी पे एंटीजन थे उसको एक ग्रुप. ऐसे 4 ग्रुप किए उसने, ठीक है. तो वो एंटीजन को उसने 2 नाम दिए, एंटीजन ए, एंटीजन बी, ठीक है. He also noticed the corresponding antibodies or agglutinin in the serum called AB. सीरम में मतलब हमारा जो ब्लड है वो कैसे बना है, वाटर है उसमें और उसमें सीरम भी है. तो हमारे ब्लड में वाटर भी है, सीरम है, फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है, ठीक है. तो आरबीसी पे उसको एंटीजेंस दिखे और ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के साथ सीरम भी रहता है. तो ये सीरम में उसको एंटीबॉडीज मिले. वो एंटीबॉडीज को भी उसने सेम नाम दिया, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, ठीक है. So what is A blood group? Individual with blood group A have A antigen on their surface. मतलब क्या, जिसके आरबीसी पे A एंटीजन है उसको उसने, और जिसके ब्लड प्लाज्मा में B एंटीबॉडी है, मतलब अपोजिट. देखो अभी जिसका ब्लड ग्रुप A है तो उसके जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है, आरबीसी पे A एंटीजन है और उसका जो ब्लड सीरम है इधर उसमें उसका B एंटीबॉडी है, मतलब अपोजिट. आरबीसी पे ए एंटीजन और बी एंटीबॉडीज है तो वो ब्लड ग्रुप ए हो गया. अपोजिट ब्लड ग्रुप बी रहेगा. जिसके आरबीसी पे एंटीजन बी है और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए है. समझा? अपोजिट. जिसके आरबीसी पे ए एंटीजन रहेगा और जिसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है तो वो हो जाता है ए ब्लड ग्रुप. बी ब्लड ग्रुप उसके अपोजिट रहेगा. मतलब क्या, जिसके आरबीसी पे बी एंटीजन है और प्लाज्मा में उसके ए एंटीबॉडीज है. समझे इधर तक कैसे डिफरेंशिएट होता है? जिसके आरबीसी पे ए एंटीजन रहेगा और प्लाज्मा में उसके एंटीबॉडी बी रहेगा तो वो ए ब्लड ग्रुप हो जाता है. एंटीजन और एंटीबॉडी जिसके अपोजिट है. सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप के लिए भी जिसके एंटीजन पे, जिसके आरबीसी पे बी एंटीजन है और प्लाज्मा में ए एंटीबॉडीज है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाता है, ठीक है. तो ब्लड ग्रुप ए बी क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स विद ब्लड ग्रुप ए बी हैव बोथ एंटीजेंस. जिसके आरबीसी पे ए और बी, जिसका ये आरबीसी है जिसके ए और बी दोनों भी एंटीजेंस है बट प्लाज्मा में उसके कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट ही नहीं है, उसका प्लाज्मा पे कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो वो ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है. और ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? जिसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजेंस नहीं है बट प्लाज्मा में दोनों भी एंटीबॉडीज है. समझा? डिफरेंस समझा? हम लोग ब्लड ग्रुप को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? एंटीबॉडीज को, एंटीजन और एंटीबॉडी को देख के. जिसके आरबीसी पे एंटीजेंस कौन से हैं और प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडीज है, अकॉर्डिंग टू दैट वी क्लासिफाई दी ब्लड ग्रुप. तो ए ब्लड ग्रुप में क्या था? जिसके आरबीसी पे ए एंटीजन था बट एंटीबॉडी बी था प्लाज्मा में तो वो ए ब्लड ग्रुप हो जाए. मतलब एंटी आरबीसी पे जो भी रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट वो ब्लड ग्रुप क्लासिफाई होता है. तो एंटीजन ए है आरबीसी पे तो ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी है आरबीसी पे तो बी ब्लड ग्रुप. ए बी में दोनों भी एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं आरबीसी में बट प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है. और ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? जिसमें आरबीसी पे कोई भी एंटीजन, ओ मतलब जीरो इन शॉर्ट तुम लोग अज्यूम कर सकते हो. तो जीरो दैट मीन्स जिसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है बट एंटीबॉडीज प्लाज्मा में दोनों भी प्रेजेंट है, ए और बी.
सो हियर यू कैन सी, देखो जिसके आरबीसी पे ए एंटीजन है और जिसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है, ठीक है। अभी इधर जैसे बी ब्लड ग्रुप में क्या है, बी एंटीजन है आरबीसी पे और एंटीबॉडी ए है प्लाज्मा में, इसलिए वो बी ब्लड ग्रुप हो गया। तो ए बी क्या है, जिसमें जिसके आरबीसी पे दोनों भी है, ए और बी दोनों एंटीजन है, बट प्लाज्मा में कुछ भी नहीं है, तो वो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। और ओ ब्लड ग्रुप दैट इज 0 कंसिडर कर सकते हो, जिसमें आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है बट प्लाज्मा में दोनों भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। और एक हमेशा याद रखना, ए ब्लड ग्रुप को ए वाला ही ब्लड डोनेट कर सकता है और ओ ब्लड ग्रुप वाला ब्लड डोनेट कर सकता है। सिमिलरली बी को बी ब्लड ग्रुप भी डोनेट कर सकता है और ओ ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं, बट ए बी को ये तीनों से ले सकता है ए बी, बट ओ जो है वो ओ को सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही लगेगा, उसको ये तीनों से नहीं ले सकते। इसीलिए ओ को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डोनर बोलते हैं और ए बी को एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर मतलब जो सबको दे सकता है बट सबसे ले नहीं सकता, तो वो यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब जो सबसे ले सकता है बट किसी को भी दे नहीं सकता। So what is this research factor is basically it decides the blood will be positive or negative, like हाँ, तो रिसर्च फैक्टर आया कहाँ से, ये फर्स्ट रिसर्च फैक्टर का डिस्कवरी कैसे हुआ था, एक मंकी के ब्लड ग्रुप में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई हुआ था, और वो मंकी का नाम जो स्पीशीज था वो रिसर्च स्पीशीज था, इसीलिए ये जो फैक्टर है उसको रिसर्च फैक्टर आरएच फैक्टर बोला जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट डिस्कवरी मंकी के इसमें से हुआ था, रिसर्च मंकी से, इसलिए। सो द आरएच फैक्टर is most complex of the blood group system. Rh factor is antigenic protein present on the surface of RBC in human being. मतलब ये जो अभी मैंने बताया था कि हम लोगों ने देखा आरबीसी पे ए एंटीजन हो सकता है या फिर बी एंटीजन हो सकता है, तो ये एंटीजन के साथ आरबीसी का जो एंटीजन है, जैसे ए था ए ब्लड ग्रुप में, बी था बी ब्लड ग्रुप में, उसी के साथ ये रिसर्च फैक्टर एक एंटीजेनिक प्रोटीन है ये जो उसके साथ प्रेजेंट रहता है। तो अगर आरबीसी पे ए के साथ ए एंटीजन के साथ रिसर्च फैक्टर का एंटीजेनिक प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग उसको ए पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव दैट मींस रिसर्च फैक्टर उस पे प्रेजेंट है। नेगेटिव, ए नेगेटिव मतलब क्या, उसका जो आरबीसी है उसके उसमें सिर्फ ए एंटीजन है बट उसके साथ रिसर्च प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो रिसर्च प्रोटीन बेसिकली क्या है, एक आरबीसी पे प्रोटीन रहता है जो हमने फर्स्ट डिस्कवरी हुआ था रिसर्च मंकी से, इसलिए उसको रिसर्च फैक्टर बोलते हैं, आरएच फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट रहता है आरबीसी पे, एब्सेंट रहेगा तो हम लोग वो ब्लड ग्रुप को नेगेटिव बोलते हैं, प्रेजेंट रहेगा तो वो ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। So Rh factor is an antigenic protein present on the RBCs in human beings. It was first discovered by Landsteiner and Wiener 1940 on the surface of RBCs of rhesus monkey. So it is called as rhesus factor, D antigen भी mostly उसको बोलते हैं। Person having Rh rhesus factor D antigen are called Rh positive. Those lacking D antigen are called Rh negative. Like I just now said, A positive, A negative, B positive, B negative. D antigen induces strong immunogenic response when introduced in Rh negative individual. Rh blood group is an important factor in blood transfusion and is involved in a hemolytic disease of newborn disease. ये अभी याद रखना, अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो, which is called as erythroblastis fetalis, destruction of erythrocytes of fetus. It occurs when Rh negative mother conceives Rh positive fetus. Like I just now said, if father is Rh positive and mother is Rh negative, तो ये जो mother है वो pregnant हो जाएगी. So Rh negative mother carrying her first Rh positive fetus, Rh antigen from the developing fetus can enter the mother's blood during delivery. In response to the fetal Rh antigens, the mother will produce anti-Rh antibodies. Anti-Rh मतलब जो अभी Rh positive के लिए मारने के लिए अपना antibody तैयार करेगी. If the woman becomes pregnant with another Rh positive fetus, her anti-Rh antibodies will cross the placenta and damage the fetal and blood cells. समझा ये, जब मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो उसका मदर का ब्लड ग्रुप Rh नेगेटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप Rh पॉजिटिव है, तब क्या होगा, जब
बर्थ होगा तब बेबी का ब्लड ग्रुप जाएगा ना मदर के बॉडी में, तो मदर की बॉडी उसके अगेंस्ट के एंटीबॉडीज तैयार ही करके रखेगी। और जब सेम वुमेन सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो जाती है और अगर सेकेंड टाइम भी बेबी का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव ही रहेगा तो मदर के एंटीबॉडीज रेडी ही रहते हैं। तो जैसे ही बेबी का ग्रो होता चालू हो जाएगा तो वो उसके एंटीबॉडीज बेबी को मार देंगे और बेबी का प्लासेंटा में ही डेथ हो जाता है, वुम में ही डेथ हो जाती है। ठीक है, इधर तक समझा? इधर तक? We'll first see what is disease. So disease is defined as a condition of disturbed or dearranged functioning of one or more organs or organ system of the body caused due to infection, defective diet और heredity. मतलब डिजीज क्या है? ऐसी कंडीशन है जिसमें डिस्टरबेंस हो जाता है हमारे ऑर्गन्स को, ऑर्गन सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। तो ये डिस्टरबेंस क्यों होता है? क्योंकि इन्फेक्शन इन्फेक्शन होने की वजह से हो सकता है, या फिर डाइट अच्छा प्रॉपरली फूड ना ले हम लोग तो हो सकता है, या फिर हेरिडिटी मतलब जीन से, अगर मदर हमारे किसी भी एंसेस्टर को अगर कोई भी डिजीज रहेगा तो जीन से हम लोग को पास हो सकता है। तो डिजीज ऐसे हो सकते हैं। तो हम लोग डिजीज को बेसिकली दो क्राइटेरिया में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट इज दी कॉन्जेनिटल डिजीज एंड सेकेंड इज दी अक्वायर्ड डिजीज। हाँ, so congenital disease is what? It is basically disease from the birth, may be caused by genetic abnormality, genes की वजह से हो सकती है, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसे हम लोगों ने लास्ट स्टैंडर्ड में देखा था क्वेश्चुअरका मेलेस्मस। तो ये सब क्या जेनेटिक है, मतलब बच्चा जब पैदा होता है उसको प्रॉपरली फूड नहीं मिला तो हो सकता है। तो कंजेनिटल डिजीजेस मतलब जब बर्थ होने के पहले हम लोग को होते हैं वो। दे मे बी परमानेंट और प्रैक्टिकली इनक्यूरेबल, परमानेंट हो सकते हैं या फिर क्योर होना पॉसिबल नहीं है। अक्वायर्ड डिजीज जो कि बर्थ होने के बाद जो डिजीज होते हैं, जिसमें कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे कोरोना। कोरोना क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। सेकेंड है नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कि कैंसर ऑल, जो कि किसी को टच करने से नहीं होता है या फिर किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं होता है। ठीक है, तो द डिजीज विच आर कॉमन हेल्थ डिजीज में क्या है? द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नोन एज अ कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे अभी मलेरिया हो गया, अदर डिजीज विच कैन बी स्टडीड इन दिस चैप्टर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। मतलब जैसे अभी कोरोना है तो डायरेक्टली हम लोग अगर वो पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है तो हो सकता है, और डायरेक्टली हो गया। ये इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है? अगर वो पर्सन ने टच हुआ किया हुआ कोई भी चीज को अगर हम लोग टच कर दे, जैसे कोई भी टैप को अगर उसने टच किया और हम लोग उसको टच करें तो हम लोग को हो जाएगा, वैसे मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है ये। Second, the disease which cannot be transmitted from infected person to another healthy one either directly or indirectly. हाँ, तो वो नॉन कम्युनिकेबल है, नॉन इन्फेक्शियस है। जैसे कैंसर मैंने बताया था, कैंसर पर्सन को टच करने से हमें कैंसर नहीं होगा। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गए, डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज हो गए। तो द कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। कम्युनिकेबल डिजीज किससे होते हैं? तो पैथोजन से होते हैं, जैसे वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया, फंगी, हेलमिंथ वर्म। और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये पैथोजेंस है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, जो हम लोग के दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे स्नीजिंग करेंगे तो जो भी बैक्टीरिया रहेंगे हमारे इसमें से दूसरे के पास चले जा सकते हैं। इसीलिए ऑलवेज कीप हैंकी अलोंग विथ यू इफ यू आर हैविंग कॉमन कोल्ड और समथिंग लाइक दैट। Many pathogens use another organism, the vector, to reach us. These vectors are actually parasites which we regularly came across. मतलब कुछ कुछ क्या होते हैं वायरसेस या बैक्टीरिया, कोई भी वेक्टर मतलब कोई भी बैक्टीरिया के अंदर जाके, जैसे अभी मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट क्या करता है? मलेरिया के मॉस्किटो के गट में रहता है वो, और जब मलेरिया का मॉस्किटो किसी को बाइट करेगा तो इनडायरेक्टली वो जो पहले उसके गट में थे, माउथ में थे, वो हमारे बॉडी में आ जाएंगे। तो एक वेक्टर हो गया। तो वो जो मॉस्किटो क्या था? वेक्टर था, मतलब उसने हमें कुछ नहीं किया, बट उसके गट में जो पहले से जो थे उसकी वजह से हम लोग को मलेरिया हो गया। तो ये एक वेक्टर का टाइप हो गया। So the parasite is an organism that lives in or on the body of the another organism and derives its nutrition from that host organism. Parasite have two types: ectoparasite, endoparasite. Ectoparasite, that is bed bugs, which we have in our home. And endoparasite, Plasmodium, is a protozoan endoparasite of mosquito vector and human beings.
मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटिस्टा प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम के स्पीशीज से होते हैं। 4 प्लाज्मोडियम के बेसिक स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवाले, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। Only Plasmodium falciparum causes serious illness while others are rarely fatal. Plasmodium falciparum से ही डेथ होने के चांसेस है, अदरवाइज जो बाकी के प्लाज्मोडियम के जो स्पीशीज है मलेरिया के, उसे मोस्टली डेथ नहीं होती, वो क्यूरेबल है, इजीली हम लोग क्योर कर सकते हैं। तो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स है, मुझे डॉक्टर्स को कैसे समझता है कि पर्सन को मलेरिया हुआ है? तो इनिशियल सिम्टम्स क्या है? फीवर, फीवर आता है, हेडेक, चिल्स में डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज एज मलेरिया। मतलब क्या होगा कि दिन में 6 घंटे फीवर ठंडी लगेगी, फिर 6 घंटे के बाद गर्म होना चालू हो जाएगा, मतलब ठंडी और गर्मी एक साथ होने लगती है मलेरिया में। So the classical symptoms of malaria is cyclic occurrence of high fever followed by sweating and sudden shivering. कभी भी गर्मी होगी, कभी भी ठंडी लगना चालू हो जाता है। Such entire episodes last for 4 to 6 hours and recurs every 2 days or 3 days. ये 6 घंटे में ऐसे ठंडी गर्मी चालू होती है और मतलब हफ्ते में 1-2-3 बार तो ये होता ही रहता है। और वॉमिटिंग होने लगती है, कन्वर्जेंस आने लगते हैं, जॉइंट पेन होता है, अथर्जिया, अनीमिया, बॉडी के आरबीसी, क्योंकि जो मलेरियन मॉस्किटो है वो आरबीसी को बेसिकली टारगेट करता है, इसीलिए बॉडी के आरबीसी कम होने लगते हैं और हम लोग को ऑक्सीजन डिफिशियंसी होने लगती है, मतलब अनीमिया होता है इन शॉर्ट। हीमोग्लोबिन यूरिया, जो मैंने बोला कि आरबीसी खत्म करने लग गए हैं, हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से लीवर का एनलार्जमेंट होने लगता है। रेटिनल डैमेज, आई का विजन तो हम लोग को प्रॉपर्ली नहीं दिखता। फिर सेरिब्रल मलेरिया, मतलब जो मलेरिया के मॉस्किटो ब्रेन में जाते तो ब्रेन इन्फेक्शन हो जाता है। ये मोस्टली ये सब एपिसोड्स होते हैं, ये सब सिम्टम्स होते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं, इसमें से ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते थे, ये मोस्ट कॉमनली देखे गए हुए सिम्टम्स है। ट्रांसमिशन कैसा होता है? प्लाज्मोडियम इज जैसे मैंने अभी बताया कि प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर थ्रू इंसेक्ट वेक्टर, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। स्पोरोजाइट्स माइग्रेट टू सलाइवरी ग्लैंड्स एंड आर रेडी टू इन्फेक्ट न्यू ह्यूमन होस्ट। अभी ये क्या है इन्हें समझेगा, हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि मलेरिया का मॉस्किटो खुद आके हमें बाइट नहीं कर, कभी नहीं करता, वो किसी मॉस्किटो के गट में रहता है, इधर सलाइवा में रहता है, और वो मॉस्किटो हम लोग को जब बाइट करता है तो हम लोग को मलेरिया होता है। ठीक है, अभी ये देखो, when infected female Anopheles sucks the human blood, it may transfer sporozoites. It may transfer sporozoites to human circulation. Sporozoites reproduce asexually through fission, schizogony in the liver cells or erythrocytes. The cells formed are new called merozoites. The cells formed within erythrocytes, RBCs, functions as a gametocytes, gamogony. Gametocyst, if taken up female Anopheles, fertilization occurs in gut. Diploid zygotes are formed which transform into oocyte. Oocyst forms large number of haploid sporozoites through meiosis, sporogony. Study of blood smears. Blood smears लिए जाते हैं infected person से, और उसके ब्लड में मतलब ब्लड चेकिंग किया जाता है कि उसके ब्लड में मॉस्किटोज के जो स्पोरोजोइड्स है, गैमेटोसिस्ट है, वो दिख रहे हैं क्या। Diagnostic test based on nucleic acid amplification techniques. It is a technique where the nucleic acid in our body will be tested. Treatment of malaria include, treatment में क्या दिया जाता है? artemisinin based on the combination therapy. artemisinin एक ड्रग है, मेडिसिन है जो मलेरिया को दी जाती है। मेडिसिन से जैसे आर्टिसोलेट हो गई, सल्फाडॉक्सिन, पायरीमिथामिन, ये नाम तुम लोग को याद रखने। और क्विनिन, ये एंटी मलेरियल है, मलेरिया मॉस्किटो को मारने के लिए दिया जाता है। अभी जैसे तुम लोग का अभी कोरोना के लिए यूज हो रहा है जो हाइड्रोक्लोरोक्विन भी एंटी मलेरियल ही है, जो कि मलेरिया के मॉस्किटो को मारने के लिए दी जाती है। ये मेडिसिन के नाम है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली घर पे मॉस्किटो नहीं आए तो क्या करोगे? मॉस्किटो नेट्स लगाएंगे, इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज करेंगे, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स एंड ड्रेनिंग स्टैग्नेंट वाटर, जो कि जो घर पे ऐसी गंदा पानी है उसको निकाल के, ऐसा खुला पानी नहीं रखने का, उसको ढक के रखने का। इंसेक्टिसाइड्स घर पे स्प्रे करने के, सो दैट मॉस्किटो के एग जो है वो पानी में ग्रो ना हो। मॉस्किटो के लार्वा कंट्रोल बाय द गैम्बुशिया फ्रिशम। गैम्बुशिया
गैम्बुसिया नाम की फिश आती है जो कि मलेरिया मॉस्किटो को लार्वा को खाती है, उसको बायो कंट्रोल मेथड में भी कंसिडर करते हैं। तो समझा मलेरिया, मलेरिया तक, मलेरिया में किसी को कुछ डाउट है इधर तक? ठीक है, तो मलेरिया इस बेसिकली कैसे होता है, हम लोगों ने देखा कि जो कि मलेरिया के कौन से इसमें से होता है, तो एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। मलेरिया जो होता है वो चार मलेरिया के बेसिकली amoebiasis is basically amoebic dysentery which most popularly causes the infection of human GIT gastrointestinal tract which affects 15% of the population of India. Amoebiasis is basically caused by protist parasite that is Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica is the protist parasite because of which amoebiasis is caused. तो ये Entamoeba histolytica थोड़ा नाम डिफिकल्ट है बट याद रखना है Entamoeba histolytica जिसके वजह से amoebiasis होता है। ओके, सो हियर यू कैन सी इसके भी थोड़े फेजेस है। जैसे फर्स्ट एक्सिस्टेशन होता है, टोपोजिट आता है, टोपोजिट के मल्टीप्लिकेशन होता है टोपोजॉइड्स में और सिस्ट में, फिर वो सिस्ट ग्रो होने लगता है। ये जो सिस्ट है तो हमारे लीवर को टारगेट करता है, लंग्स में भी जाते हैं, उधर ग्रो होके फिर हमारे स्टूल से बाहर निकलते हैं। तो ये जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, मतलब अगर किसी को हुआ रहेगा अमीबियासिस, उसके कांटेक्ट में आएंगे तो हमारे इसमें भी ये बॉडी में एंटर कर सकते हैं। देखो अभी पहला हाँ, तो ये जो है देखो, ह्यूमन इन्फेक्टिव सिस्ट इन कंटामिनेटेड फूड और वाटर, जो भी बाहर का हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, पानी पूरी एंड ऑल, उससे क्या होगा, उसके वाटर में ये सिस्ट रहते हैं, इसके अंडे रहते हैं, किसके, एंटामोeba हिस्टोलिका के। तो ये हमारे माउथ से हमारे बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है, सो ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट इन इंटेस्टाइन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कोलन, हमारे कोलन में जाके उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है और क्या बनते हैं, टोपोजिट्स बनते हैं। तो टोपोजिट फर्दर दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, टोपोजिट पास्ट इन लिक्विड और सॉफ्ट स्टूल नॉट इन्फेक्टिव। टोपोजिट एंटामोeba हिस्टोरिका ओनली इरोड्स इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइन के वॉल को खराब करने लगते हैं। और सिस्ट में जो इन्फेक्टिव है, सिस्ट इन दी फॉर्म दी स्टूल, मतलब स्टूल से जो इन्फेक्शन वाले हैं वो स्टूल से पास हो जाते हैं, जो नॉन इन्फेक्टिव है वो स्टूल से पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और इंटेस्टिनल वॉल को अटैच हो जाते हैं। ठीक है, देन इंटेस्टिनल वॉल से कहाँ पे जाते हैं, टू लीवर वाया सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर हेपेटिक एब्सेसेस, हमारे लीवर को एब्सेस, मतलब एब्सेस होने लगते हैं लीवर को। तो अमीबियासिस मोस्टली passing of blood with stool is common in severe cases. Stool मधून blood येण्याचे most common cases है. Hematomegaly occurs if parasite enters the liver. Liver खराब होऊन जातं. Liver develops amoebic liver abscesses accompanied with fever and pain in right abdomen. Right side ला abdomen मध्ये pain व्हायला लागतं आणि fever येतो continuously, and there is a chances of blood from the stool. So what are the mode of transmission? Fecal-oral route, eating with the dirty hands, contaminated food and water. If we drink and eat contaminated food and water, or if we while eating, if our hands are dirty, there are chances of getting amoebiasis. So diagnosis कैसे करेंगे? Microscopic examination of the stool samples घेऊन उसका माइक्रोस्कोप से एग्जामिनेशन किया जाता है। अमीबियासिस ट्रीट कैसे करते हैं? सबसे कॉमनली यूज किए हुए जाने वाले ये दो ड्रग्स है जो अमीबिया के लिए अमीबा इससे मतलब अमीबियासिस से इमीडिएटली ट्रीट हो जाते हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल और टिंडिडाजोल। तो ये जो मेडिसिन के नाम है वो अमीबियासिस के लिए यूज किए जाते हैं। हाँ, ये एक्ट किधर करते हैं? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे एंटामोeba हिस्टोलिका को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं। प्रिवेंशन कंट्रोल क्या करोगे? Obviously hand wash करोगे with hot water, so and with the help of soap after using toilets and changing baby's diaper. Drink boiled water, otherwise water must be chlorinated and filtered. Avoid eating unhygienic food. Vegetable must be properly washed and cooked. Proper sanitary facilities include sewage disposal in helps in prevention. Did you understand this? Anyone have any doubt? So it is an infectious disease of human intestinal tract caused by the roundworms Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides is the endoparasitic roundworm और nematoids. मतलब ये जो डिजीज है वो Ascaris lumbricoides के वजह से होते हैं। Ascaris lumbricoides क्या है? राउंडवर्म्स है
जो हमारे बॉडी में अगर हम लोग अनहाइजीनिक फूड खाते हैं तो हमारे बॉडी में डेवलप्ड होते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? जीआईटी डिस्कम्फर्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट अकम्पनीड विथ वॉमिटिंग एंड फीवर, वॉमिटिंग होता है और फीवर आता है। प्रेजेंस ऑफ लीवर वर्म्स, लीवर में ये वर्म्स लिटरली दिखते हैं फीकल मैटर में, हमारा जो भी स्टूल है उसमें ये वर्म्स दिखते हैं। Pulmonary disorder occurs in some patient pneumonitis, inflammation in alveolar wall. हमारा जो लंग्स है उसको इन्फ्लामेशन होने लगता है, न्यूमोनिया जिसको बोलते हैं, न्यूमोनिया होता है हमारे लंग्स को, तो एस्केरिसिस में ये चांसेस होने की भी ये चांसेस है कि निमोनिया हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस, भूख नहीं लगती और वेट लॉस होने लगता है। इओसिनोफिलिया, नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स क्या है? हमारे बॉडी में जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है, तो डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है इओसिनोफिलिया, तो वो बॉडी में इंक्रीज होने लगते हैं। ट्रांसमिशन कैसे होगा? फूड एंड ड्रिंक contaminated with eggs of these worms is the main mode of transmission. Egg hatch inside the intestine of the new host. The larva pass through the various organs and settle as an adult in the digestive system. तो ये जो है ना एस्केरिसिस कैसे होता है कि हम अगर कोई भी फूड खाते, कोई भी कंटामिनेटेड फूड जिसमें इसके वर्म्स के एग्स रहेंगे, तो हम लोग को नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, हम वो पानी के अंदर पियेंगे, हमारे बॉडी में चले जाएंगे और हमारे इंटेस्टाइन में ये एग हैच हो जाएंगे और अलग अलग जो ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, लीवर्स हो गए, फिर लंग्स एंड ऑल, उधर वो चले जाएंगे, उधर ही रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक वो मैच्योर नहीं होते। ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं। एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स, इसको ट्रीट कैसे करेंगे? एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स जैसे पाइपराजिन हो गया, मेबेंडाजोल, लेवामिसोल, पायरेंटाइल, ये इफेक्टिव अगर एस्केरिस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। और एक बात है, एस्केरिसिस मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल का बॉडी थोड़ा शॉर्ट होता है, फीमेल का बॉडी थोड़ा लॉन्ग होता है। इसको प्रिवेंट कैसे करोगे आप? अवॉइडिंग डिफिकेशन इन ओपन स्पेस, जो कि अभी गवर्नमेंट ने सब एरिया में जो भी तुम लोग के इज कॉज्ड बाय द थ्रेड लाइक वर्म नेमाटोड्स. These nematode parasites are transported from one person to another person via mosquito bite. Filariasis can be divided into subtypes as lymphatic filariasis, subcutaneous filariasis, loa, Mansonella, and serious abdominal cavity filariasis as in Mansonella species. And then another, the most common disease Filaria elephantiasis is caused by Boucheria bancrofti, and the other ones are Bruguier malai, Bruguier timori. Signs and symptoms क्या है, कैसे समझेगा? Is mostly affects the leg, arm, breast, scrotum, etc. In lymphatic filariasis, worms infect lymphatic system. Worms infect lymphatic system and causes enlargement of lymph vessels and nodes. This is elephantiasis, that is limbs are swollen like legs of elephant. So it is called as elephantiasis, where the legs will be swollen like an elephant. Lymphedema, it is accumulation of lymphatic fluid in the tissues causing swelling. Hydrocele, testes are enlarged due to accumulation of lymphatic fluid in testes. Treatment, diethyl carbamazine citrate twice a day. ये जो मेडिसिन है वो दिन में दो बार लेने की 3 वीक तक. Thereafter for 5 days every 6 months is effective against filarial worms. ये कितने बार लेनी है? 2 बार लेने की 3 वीक में. प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अवॉइड मॉस्किटो बाइट by using mosquito net and insect repellent. Eradication of mosquitoes is essential for control of filariasis. जो भी फिलेरियासिस है उसको मारने के लिए, मतलब मॉस्किटो से होती है ये, राइट? तो मॉस्किटो को मारने के लिए मॉस्किटो का भी नेट आते हैं ना, वो सब मतलब मलेरिया में जो करते हैं वो इंसेक्ट रिपेलेंट लगाएंगे, मॉस्किटो नेट्स यूज करेंगे. ठीक है. सो द नेक्स्ट इज दी, हाँ जो नेक्स्ट है वो तुम लोग का टाइफाइड है. हाँ, टाइफाइड देख के विल वाइंड अप. ओके, हाँ तुम लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है?